Assalamu alaikum students. I'm still waiting actually कि कुछ students और आ जाए. चलें जी, आज आपको एक ओवरव्यू सेशन देना है क्योंकि कंटेंट जो मुझे कवर कराना था वो मैं करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपके स्टडी टेक्स्ट में बहुत अच्छी एक्सप्लेन्ड हैं. तो एक तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि आपके स्टडी टेक्स्ट से बहुत सीक्वेंस के अंदर जो है ये बुक लिखी गई है. ठीक है, रॉबिन्स पी स्टेफन से जो आपने कंटेंट कवर करना था यू हैव ऑलरेडी डन. अब आप इस बुक से जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन वो आपने यहां से करना है. ठीक है, देखें आप इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, आपका बेसिक प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपके पास रॉबिन पी स्टेफेंस के अंदर भी वही हुई है. कंट्रोल भी वही है, लीडर एंड मोटिवेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन का चैप्टर भी वही है, कोई चीज चेंज नहीं होगा. ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपके शुरू के जो 2 चैप्टर्स हैं वो मैं आज की क्लास में आपको इस बुक से कवरेज दे दूं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी हो जाएगा, इजी फॉर यू हो जाएगा. आइडिया किस तरीके से हो जाएगा कि जी हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम कैसे आंसर करेंगे. ठीक है, इसीलिए मैं चाह रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स और आ जाते. खैर एनीवेज उनको रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दिया जाएगा तो दैट इज इक्वली गुड. चले जी, अब हम बात करते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 को मैं स्टार्ट कर रही हूँ. नाउ इफ यू सी, ये पहला पेज आप छोड़ दीजिए, आप आ जाइए सेकंड पेज पर से. सबसे पहले कि मैनेजर कौन है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है. आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पीओएलसी किया था और आप यहां पर देख रहे हैं कि पीओएलसी की हेडिंग ही गिवन है. लेकिन एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपकी इस किताब में पीओ ट्रिपल सी की कवर्ड यूज हुआ है. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का काम होता है दूसरों से काम करवाना. एक प्रोसेस होता है जिसमें हम दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ काम करवाते हैं, हम दूसरे इंडिविजुअल्स को ग्रुप के अंदर रखते हैं और उनसे ग्रुप के फॉर्म में, टीम के फॉर्म में काम, गोल्स अकॉम्प्लिश करवाते हैं, काम करवाते हैं, टास्क अचीव करवाते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट पीओएलसी. तो पीओएलसी आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके बेसिक फंक्शंस होते हैं, जो कि मैनेजमेंट के रोल्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास सेकंड हेडिंग आ जाती है मैनेजरियल रोल्स. इंटरपर्सनल रोल्स, दूसरों से बात करना, लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, गुफ्तगू करना आना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसको थ्रू डिस्कशन सॉल्व करना आना चाहिए. इंफॉर्मेशनल रोल, किसको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, किसके लिए किस इंफॉर्मेशन का जानना जरूरी है. मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग के अंदर हमने कितनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है और क्या इंफॉर्मेशन नहीं देनी है. डिसीशंस, ऑफ कोर्स बजट एलोकेशन, पैसा, रिसोर्स, इन सारी चीजों के लिए मैनेजमेंट को क्रिटिकल, छोटे से छोटे यानी सिंपल डिसीजन से लेके क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी लेने होते हैं. देन हमारे पास आ गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस के साथ इन्होंने आपकी किताब के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हेडिंग डाली हुई है. बेसिकली दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर मैं आपको बता रही थी कि इन्होंने पीओ ट्रिपल सी का वर्ड यूज किया हुआ है. आप देख रहे हैं लीडिंग को हटा करके कोऑर्डिनेशन एंड कमांडिंग का वर्ड यूज हुआ है. इट इज इक्वली गुड, इट्स द सेम थिंग. लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है या कोई एमसीक्यूज आता है जिसके अंदर पीओ ट्रिपल सी लीडिंग की जगह 2 सी और यूज हुए हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कमांडिंग, तो इट्स द सेम थिंग. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट वर्डिंग्स यूज की हुई हैं, मतलब सेम है. ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत यहां पर इन्होंने एक आपके इस किताब के अंदर डिफरेंशिएशन बिटवीन मैनेजर एंड लीडर का एक चार्ट बना के दिया हुआ है. तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, सो यू कैन लिस्ट दीज थिंग्स फ्रॉम हियर. सबसे पहले लीडर एक बंदा होता है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करता है. मैनेजर एक बंदा होता है जो कि लोगों को ऑर्डर देता है. ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन मैनेजर फॉलो कर रहा होता है, लीडर क्या कर रहा होता है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. ठीक है, इन्फ्लुएंस का वर्ड याद रखिएगा. अप्रोचेस क्या होते हैं भाई, लीडर के लिए भी डायरेक्शन सेट होती है और मैनेजर का क्या अप्रोच होता है, वो कहता है कि भाई वो डिटेल्स में जाएगा. ठीक है, वो डिटेल्स में जाएगा. वो डिटेल्स में क्यों जाएगा, ताकि कहीं पे वो पैसे बचा सके तो वो पीओएलसी कंट्रोलिंग कर सके. ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं लीडर के एट्रीब्यूट क्या होता है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. मैनेजर का एट्रीब्यूट वो यूज कर रहा था, वो बड़ा माइंडफुल होता है. ठीक है,
सबऑर्डिनेट्स फॉलोअर्स होते हैं लीडर के, लेकिन एम्प्लॉइज होते हैं मैनेजर के। स्टाइल लीडर का ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, वेयर मैनेजर का ट्रांजैक्शनल होता है। ये मैंने कल की स्लाइड में बताया था कि ट्रांजैक्शंस आर द मैनेजर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल आर द लीडर्स। तो इतने आपको डिफरेंस जानना काफी है, सारी चीजें नहीं करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल लीडर जो है वो अलाइन करके चलता है, अलाइन का मतलब है सबको एक डायरेक्शन में लेके चलता है, वेयर मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइज वे में चल रहा होता है। ठीक है, इट ऑर्गेनाइजेस पीपल। लीडर जो है वो इफेक्टिवनेस के लिए काम करता है, मैनेजर जो है वो एफिशिएंसी के लिए काम करता है। दीज आर द मेन डिफरेंसेस व्हिच यू शुड नो। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? तो बेटा पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए। ओके, इसके बाद यही डिफरेंसेस जो चार्ट में है, इसकी एक्सप्लेनेशन इस बुक के नीचे आपको पैराग्राफ बुलेट फॉर्म में दिया हुआ है, आप प्लीज रीड कर लीजिएगा। देन हमने कल पावर के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, और ये वही टाइप्स रिपीट हो रहे हैं। रिवॉर्ड पावर होता है, रिवॉर्ड पावर रिवॉर्ड की लालच में, कोर्सिव पावर पनिशमेंट के डर से, ये कल हमने पढ़े हैं, ठीक है। फिर हमने रेफरेंट पावर पढ़ा है, यानी रेफरेंट पावर आप किसी की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको रेफर करने लगते हैं, रेफरेंस करते हैं, आप उसको जानते हैं, उसके ट्रेड्स को जानते हैं, उसकी क्वालिटीज को जानते हैं, तो उसको आप रेफर करते हैं, ठीक है। मैम इस बुक का रिव्यू कर लें? मोहम्मद अहमद बिल्कुल कर लें, ठीक है। उसकी मैं आपको दो वजहें जो ऑन रिकॉर्ड ही चले, कोई मुझे मसला नहीं है। देखिए, एमसीक्यूज की लाइंस डायरेक्ट स्पेसिफिक होकर आती है, ठीक है। ये आईसीएमपी का अपना मटेरियल है और हम टीचर्स को ये चीज नोटिफाई की गई है कि आप इसको इस्तेमाल करें, बट इस बुक को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, या मैं खुद भी इसको फॉलो नहीं करती हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर डिफरेंट जगहों से मटेरियल लिया गया है, तो ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क आपको बहुत नजर आएगा, रिपीट टेलीकास्ट बहुत होगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से कंटेंट बहुत लेंदी हो जाता है, सो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कंसाइज वे में लेके चलें तो बिल्कुल ये अच्छी बुक है, इसमें कोई मटेरियल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। बेटा स्लाइड्स तो बेस्ट हैं एंड दैट इज एनफ, बट अगर वही है कि कॉन्सेप्ट आता है और थोड़ी सी इंग्लिश आपकी बेटर है, ताकि आप उन स्लाइड्स को ना, आपको कहीं पे एक्सप्लेन करना आ जाएगा ना, कोई 5-6 नंबर का सवाल आ जाएगा, तो आपने उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना होता है। तो आरिश वो तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। चले जी, आगे आ जाते हैं। ओके, एक्सपर्ट पावर की बात करते हैं तो देखिए, जब हमसे इंटरनल काम नहीं हो सकता तो हम बाहर से एक्सपर्ट टीम को लाते हैं, हायर करते हैं या आउटसोर्स करते हैं अपना कोई काम, ठीक है। लेजिटिमेट पावर इज पावर विद पोजीशन, ठीक है। प्लीज ये आज से नहीं, जब से मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये पावर वाला ये जो हेडिंग्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, एमसीक्यूज हो या सवाल हो, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाए, लीडरशिप के अंदर एक वर्ड डेलीगेशन का था बेटा, ठीक है। और कल वो स्लाइड के ऊपर लीडर के चैप्टर के अंदर, लीडरशिप के चैप्टर के अंदर मुझे डेलीगेशन का वर्ड नजर नहीं आया था, ठीक है। एंड डेलीगेशन का वर्ड जो है वो आपके पेपर के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, या तो एमसीक्यूज के फॉर्म के अंदर, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट की बात करते हो तो इट इज ऑल अबाउट डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मतलब क्या है, आई वुड लाइक टू शेयर हियर। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट टाइम दीजिएगा, क्योंकि लीडर करिज्मेटिक नहीं, आई वांट टू गो ऑन द डेलीगेशन की हेडिंग, जो मेन हेडिंग डेलीगेशन की, वर्ड वो ऊपर देखिए। अब ये प्रॉब्लम होती है कि ऊपर वहां उन्होंने एक टोटा पिक कर दिया है और नीचे मेन हेडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब तो एज अ टीचर मुझे तो पता है कि किताब रटी हुई है, बट ये थोड़ा सा एक इशू आता है एज अ स्टूडेंट इसको फॉलो करने में, कि डेलीगेशन की बेसिकली डेफिनेशन यहाँ है और वो उन्होंने 2 पेज ऊपर दे दिया, चीज स्टार्टिंग कर दिया है। चले, डेलीगेशन इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी डेलीगेशन इज आल्सो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Delegation is a process where a manager assigns part of his authority to a subordinate to fulfill his duties. अब इस चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डायरेक्टर साउथ हैं लाल मोहम्मद साहब, ठीक है। मैं आईसीएमए की एग्जाम्पल इसलिए दे रही होती हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। लाल साहब ने मुझे, मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, वो मेरे बॉस हैं, लाल साहब ने मुझे मिसारा सनाउल्लाह को कोई टास्क दिया, ठीक है।
मिस, और उनको टाइम कम दे दिया, 2 दिन का टाइम दे दिया कि भाई 2 दिन में मिस सारा ये रिपोर्ट मुझे जमा कराएं। ठीक है, अब मिस सारा के लिए 2 दिन में वो रिपोर्ट इंडिविजुअली लिखना पॉसिबल नहीं था, तो मिस सारा के अंडर 10-12 लोगों की टीम काम कर रही है। ठीक है, मिस सारा ने अपना वो टास्क उन 10 से 12 लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया और अपने टीम मेंबर से, अपने जूनियर से वो सारा काम करवा लिया और सबने उनको अपना अपना काम ईमेल कर दिया और उन्होंने बैठ के उसको कंसोलिडेट करके रिपोर्ट बना दी। अब मसला क्या है, इसको सुने। अगर मिस सारा की रिपोर्ट गलत हो जाएगी तो लाल साहब जाकर के मिस सारा के जूनियर से बोलेंगे कि भाई ये रिपोर्ट आपने क्या बनाई है, या वो मिस सारा से सवाल करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। इट्स अ केस सिनेरियो मैंने बनाया है। अगर लाल साहब की रिपोर्ट जो है वो उनकी मर्जी के खिलाफ हो गई या उनको पसंद नहीं आई या गलत हो गई, तो लाल साहब जो हैं वो मिस सारा सनाउल्लाह से सवाल करेंगे या मिस सारा सनाउल्लाह की टीम मेंबर से सवाल करेंगे? यस, दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डेलीगेशन, कि वो सवाल मुझसे करेंगे क्योंकि उन्होंने काम मुझे दिया था। ठीक है, मैंने अपना काम डेलीगेट कर दिया और अपने सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया, बट अकाउंटेबिलिटी क्या है, मेरी है। Delegation can only occur if the manager initially possesses the authority to delegate. Delegation में अगर मैं अपनी अथॉरिटी को देखते हुए अपना काम दूसरों को दे रही हूं, इसमें टॉप मैनेजमेंट मुझे अकाउंटेबल होल्ड करेगी, मेरे टीम मेंबर्स को, मेरे जूनियर्स को, मेरे सबऑर्डिनेट्स से सवाल नहीं किया जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने इफेक्टिव डेलीगेशन के बारे में एक ये देखे, कॉन्ट्स एंड ओ डोनल, ये नाम बेटा देखो, अब इस किताब को जरूर रेफर कर लेना, जितने भी नाम नजर आए ना उन नाम को जरा ध्यान ध्यान से देखना। अच्छा, इन्होंने क्या बोल दिया कि किस हालत में मैनेजर को डेलीगेशन करनी चाहिए। पहले तो वो लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी डिफाइन करे सबऑर्डिनेट को कि भाई तुम्हारे पास ये लिमिटेशन है, तुमने इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए काम करना है। satisfy themselves that the subordinate is competent to exercise the authority। अब मुझे, मैं जाहिर सी बात है, मेरे पास 2 किस्म के लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक ए मेंबर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है, मैं उसके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करती हूँ। दूसरा जो है बड़ा निकम्मा है, मिस्टर बी। तो ये मेरी गलती होगी कि मैं बी को कोई काम दूंगी, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि वो निकम्मा है और अकाउंटेबिलिटी मेरी होनी है, तो मैं बी से तो काम करवाऊंगी नहीं, मैं तो ए ही को काम दूंगी। तो अब जिसको काम दिया जाए उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल का आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट सी, थर्ड पॉइंट, discipline themselves to permit the subordinate that full use of the authority without any constant check and interference। अब बीच में मैं बैठ के इंटरफेयर नहीं करूंगी उनके काम में, क्योंकि मैंने उनको अपने अख्तियारात दे दिए हैं कि भाई ये काम तुम कर लो, तो जब वो मुझे काम लाके सबमिट कराएंगे तभी मैं उसको चेक करूंगी, मैं बीच के अंदर कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करूंगी। ठीक है, इतना जानना आपके लिए डेलीगेशन की हेडिंग को लेके काफी है। डेलीगेशन में हम मैनेजर क्यों रिलक्टेंट होता है, क्योंकि सीनियर ये समझता है कि उनके सब ऑर्डिनेट को अगर कोई काम आ जाएगा और वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो उनकी तो छुट्टी हो जाएगी, इसलिए वो डेलीगेट नहीं करते। Some managers believe that doing routine task enables them to keep in touch with the what is happening। अच्छा, अब हर काम खुद करने से क्या होता है, मैनेजर को ज्यादा नो हाउ पता होता है कि डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, किस जगह पे क्या मसला चल रहा है। where a manager feels insecure if his invariable, अब वही वाली बात है, इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर मैंने अपनी अथॉरिटी या अपने जूनियर को इख्तियार देना शुरू कर दिया तो कहीं वो मुझे रिप्लेस ना कर दे। सो बेसिकली ये 2 ही पॉइंट्स है जिनको डिवाइड किया हुआ है 3 में। थ्रेट में, यस यस थ्रेट। अब जाहिर सी बात है, अब एक तरीके से मैं अब एग्जांपल देती हूँ। हम ना कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना टीए रखते हैं, टीचर्स असिस्टेंट। ठीक है, अब टीचर्स असिस्टेंट हमारे क्विज विज सब चेक करके हमको दे रहे होते हैं और हमारा फोल्डर मेंटेन रखते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, वो टीचर असिस्टेंट वो 1 साल या 1 सेमेस्टर तक ही रहता है, उसके बाद वो भी फैकल्टी बन के नजर आ रहा होता है। समझ आ रही है? तो वो थ्रेट तो है, सही है। आगे आ जाओ, अब प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन भी देख लो प्लीज। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन देखो, आज मैंने वो टॉपिक्स पिक कर लिए हैं जो दूसरी जगह पे मिसिंग थे, वो यहां से समझ लो। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन के अंदर एब्डिकेशन का मतलब होता है
You leave issues without any formal delegation, which is very crude and usually an ineffective method. Give up कर देना, quit कर देना, जी मैं अपने आप को बरियस जमा कर लिया, I can't do this work. ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनइफेक्टिव है. Custom and practice. An old age system, the most junior member of staff opens the mail, gets the coffee and so on. अब मजे की बात है कि हम ये कहते हैं कस्टमर प्रैक्टिस ये है कि भाई जो जूनियर स्टाफ होता है, जो नया आता है, वही सारे छोटे मोटे काम वो करे. जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो ओल्ड एज वाइज, नॉट पोजीशन वाइज, एज वाइज जो लोग होते हैं, उनको जो है वो इवन उनको भी चाय बना के ला के दो. दिस इज रॉन्ग, दिस प्रैक्टिस इज रॉन्ग. ठीक है, तुम्हारे मॉरल वैल्यूज, कस्टम्स, तुम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो, बट अगेन दिस इज रॉन्ग बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. मैनेजर्स ब्रीफ सबऑर्डिनेशन along the lines of how the task should be done. एक्सप्लेनेशन, भाई प्रोसेस के अंदर एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी होती है ताकि लोग अपना काम कर सके. ठीक है. देन कंसल्टेशन, और आप ये भी बताएं कि अगर कहीं पे वो फंस रहे हो तो वो आपको आकर आपसे पूछ सकते हैं, आपको कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है. यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज सवाल कर लो. बाकी इसके बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस खुद गो थ्रू कर लेना. ये उन्हीं पॉइंट से ड्राइव हो रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, आगे आ जाओ. तो डेलीगेशन का टॉपिक आपका हो गया कवर. इसके बाद आई वांटेड टू कवर अनदर टॉपिक एज वेल. जस्ट अ मिनट. ओके, अच्छा जी, पावर एंड अथॉरिटी. फिर देखो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है. इस बुक का ना खाली यही एक मसला है. ठीक है, वो डेलीगेशन भी 2-3 पेज पे चला दी है इन्होंने फजूल में. बस एक पेज के अंदर सारी, एक पैराग्राफ के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, वो काफी है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस बुक के, इस किताब का जो डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, वो यही है. बाकी सब जो है ना वो अच्छा है. अच्छा, अब यहाँ आ जाए. इसके अंदर एक चीज आपको बतानी थी मुझे कि देखें, व्हाट इज मैनेजमेंट. अगेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ रिपीट कर दी है. उसके बाद अब ये थ्योरीज पे आ रहे हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसके बाद आपका कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री है. ये आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मैनेजर्स पे आ जाइएगा एंड देन क्लासिफिकेशन या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, क्लासिफिकेशन या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो देखो हेडिंग बेटा याद रखना, क्लासिफिकेशन से भी अगर वर्ड वो पूछा जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट, मिड मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. ठीक है, वहां पे जो पिरामिड डायग्राम में था उससे मैं आपको समझा चुकी हूं, बट इसको वर्ड को देख लो कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स भी कहा जाता है. ठीक है. देन आपकी थ्योरीज आ गई हैं, और थ्योरीज ये सारे हम कर चुके हैं. टेलर, फेओल, वेबर, मायो, हैसबर्ग. अच्छा, सिर्फ ये सिस्टम बर्न्स एंड स्टॉकर भी मैंने करवा दिया है. खाली ये थ्रिस्टन बैम्फोर्ड जो है वो हम यहां से करेंगे, जिसको हम कहते हैं सिस्टम थ्योरी. ठीक है, दिस थ्योरी वाज नॉट देयर. बाकी सारी थ्योरीज हम कर चुके हैं, बट स्टिल जस्ट टू हैव अ रिव्यू. सबसे पहले आपके पास क्लासिकल थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट्स थे, वहां पर भी लिखे हुए थे हर जॉब को करने के लिए कोई ना कोई स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, हर जॉब को करने के लिए कोई ना कोई बेस्ट तरीका होता है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं. देन हमारे पास टेलर, अच्छा, टेलर की एक थ्योरी आ रही है. टेलर की थ्योरी में भी उन्होंने बोल दिया हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है. ठीक है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू मनी करना चाहिए. अगर हम उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस करना चाहिए. आप एम्प्लॉय शुड बी पेड एज पर हिज परफॉर्मेंस. वाई? ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमम लेवल या हाईएस्ट लेवल तक ले जा सके. अगर एम्प्लॉय विन विन सिचुएशन में होगा, ओनली देन द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल्स एंड टारगेट्स. ठीक है जी. इसके बाद हम आगे बात करते हैं हेनरी फेओल. हेनरी फेओल के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगेन इन्होंने वही PO, CCC
और पी को इन्होंने फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग का नाम दे दिया है, बट वही प्लानिंग ही चल रहा है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कमांडिंग है, कंट्रोलिंग है, ये वही बात कर रहा है। उसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स थे हेनरी फ्यूल के, वो एक ही स्लाइड पे मैंने कवर करवा दिए थे, अगर उसको डेफिनेशन देखनी हो तो वो यहां से देख लेना। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को हम स्पेशलाइज्ड फॉर्म के अंदर डिवाइड करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट। अथॉरिटी, पावर, भाई अगर मेरी पोजीशन है तो मेरे पास इख्तियारात है ना कि मैं लोगों को कमांड दे सकती हूँ। लीडरशिप, दैट इज टू गिव डायरेक्शन एंड गाइडलाइन टू पीपल। यूनिटी ऑफ कमांड, एक बंदा मुझे कमांड दे रहा हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक बंदा मुझे डायरेक्शन दे रहा हो। रिमेन्यूरेशन इज पे, सैलरी। सेंट्रलाइजेशन, दैट इज डिसीजन मेकर्स। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज कि हम क्लोज टू क्लोज काम करें डिसीजन मेकर के। स्केलर चेन, वन चेन ऑफ कमांड। ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। इक्विटी, फेयरनेस। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये टू जनरल इंटरेस्ट भी यहां तक पूरी हेडिंग है, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर लेना, टाइपो भी है। अच्छा जी, चलो खैर है, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं। तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, हमको फौकियत नहीं देनी चाहिए, हमको कंबाइन जो है वो इंटरेस्ट को फौकियत देनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर कर सके। अगर सिर्फ इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को फोकस करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन विल डिक्लाइन, बंद हो जाएगी वर्स्ट केस सिचुएशन में। तो फिर हम जॉब कहां करेंगे? तो ये इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, लोग जॉब छोड़ के नहीं जा रहे, दे आर हैप्पी एंड दे आर वर्किंग देयर। अच्छा, वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव, कुछ ख्याल आता है तो गो एंड शेयर इट विद योर बॉसेस। एज विद द कॉप्स इज एक्चुअली टीम वर्क। कोई कंफ्यूजन यहां पर किसी को भी है तो प्लीज मुझे बता दो, कोई सवाल है तो बता दो, ठीक है। फिर हम मैक्स वेबर की थ्योरी, पूरा उस पेज के ऊपर मैंने एक एक कंपोनेंट जो एक वेब की तरह था, ठीक है, वो वेबर बेसिकली वेब के नाम से था, उसने वेब के फॉर्म के अंदर थ्योरी दी थी, वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं याद दिलाने के लिए ये बात कर रही हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एल्टन मायो। एल्टन मायो की थ्योरी, प्लीज ये इसको मुझे एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स मेमोरी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मुझे याद नहीं है कि आपके पास वहां पर स्टीफन पी रॉबिन्स के अंदर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैनेजमेंट की किताब के अंदर एल्टन मायो का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको रिपीट करा रही हूँ। एल्टन मायो ने ये कहा कि फटीग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन आउटपुट, के अगर हमारे एम्प्लॉइज थक जाते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, ठीक है। बट व्हेन द टीम टुक अवे एक्स्ट्रा लाइट्स एंड आउटपुट इंक्रीज्ड अगेन। क्लियरली इट वाज नॉट लाइट्स व्हिच वाज द केस। एल्टन मायो की थ्योरी टीम वर्क के ऊपर थी, जहां पर उन्होंने वर्किंग कंडीशंस को चेंज किया था। एग्जैक्टली ये हम कर चुके हैं। वर्किंग कंडीशन में उन्होंने ब्रेक खत्म कर दी थी, वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर दिया था और लाइटनिंग की इफेक्ट्स को चेंज कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद लोगों की प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया। इनफैक्ट उनकी प्रोडक्टिविटी मजीद बढ़ गई। वाई? बिकॉज उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम वर्क था। दैट वाज एल्टन मायोस थ्योरी। फिर मैस्लो, यू ऑल नो इट, 5 लेवल हैं, फिजियोलॉजिकल, देन आपका सेफ्टी सिक्योरिटी, देन सोशल, देन आपका यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, ईगो इज सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ईगो एंड सेल्फ एस्टीम आर नॉट द सेम थिंग। सेल्फ एस्टीम इज व्हेन यू सीक रिकॉग्निशन एंड ईगो इज बीइंग प्राउड, ठीक है। फिर हमने 2 फैक्टर थ्योरी, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर फैक्टर्स की थ्योरी भी कर ली थी। फिर हमने मैकलेंड्स की थ्योरी की थी, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। आगे आ जाते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा प्लीज साथ में करते जाओ, चैट स्क्रीन पे प्लीज थ्रो योर क्वेश्चन एंड आई विल रीड एंड आंसर यू राइट हियर। कोई भी सवाल आ रहा है कंटेंट के हिसाब से तो प्लीज करते जाएं। कुछ हेडिंग्स वहां पर नहीं थी तो मैं यहां पर रिपीट कर रही हूं। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल, you can have 5 minutes, review this chapter number 1 at your end and keep your question, list down your question and I will be right back. just मुझे 2 मिनट दें, लेकिन आप अपना काम करें कि आप इस चैप्टर को रिव्यू करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको यहां से कवर करा दिया है, ठीक है। I will be just back in 1 minute.
जी बच्चों, कोई सवाल है अगर किसी स्टूडेंट को तो कर लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, या चैप्टर 1 को खत्म समझ के आगे बढ़ जाएं। चलें जी, चैप्टर 2 की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा जी, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आपके पास जो चीजें नहीं नजर आ रही थी, देखे एमबीओ। एमबीओ शायद किसी चैप्टर के अंदर स्टीफन पी रॉबिन्स में था, बट मैंने स्किप कर दिया, तो मैं उसको यहां से कवर करा रही हूं। एमबीओ स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये किस बंदे ने ये बात बोली है? ये थ्योरी है पीटर ड्रकर। किसकी है? पीटर ड्रकर। ठीक है, प्लीज ये नाम जरा याद रखिएगा, क्योंकि अगर कहीं पे ड्रकर की बात की जाए कि ड्रकर की थ्योरी क्या थी, तो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एमबीओ। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, इसको समझो। अगर मैं एक एम्प्लॉय को इन्वॉल्व रखती हूँ कि भाई तुम अपने गोल्स खुद सेट करो, तो जाहिर सी बात है जब वो अपने गोल्स खुद सेट करेगा तो उसकी एफर्ट्स, उसका इनपुट, उसकी इंटेंसिटी उस गोल को अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, जब बढ़ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यही बात यहां पर 3 बुलेट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको जरा सा देखिए। सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स, participation by individual managers in agreeing unit objective and criteria of performance, the continual review and appraisal of the result। ठीक है, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व रहते हैं मैनेजर के साथ या मैनेजमेंट के साथ, और वो अपने टारगेट्स और गोल सेट करते हैं। जब वो अपने टारगेट्स और गोल खुद सेट करते हैं, खुद वो अग्री करके एक्सेप्ट करके सेट करते हैं, तो उनका इनपुट या उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। जब एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है वो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, यहां पर इन्होंने बोल दिया कि की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एमबीओ के, तो वो ये थे। प्रॉफिटेबिलिटी, 8 की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमबीओ अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर। प्लीज आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सबसे पहली चीज प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों प्रॉफिटेबिलिटी? अभी मैंने बोला कि पॉजिटिविटी हो जाएगी और रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो बेसिकली रिजल्ट ज्यादा अच्छा आने का मतलब क्या है कि हमारी प्रॉफिट के अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, इनोवेशन मींस यू विल बी मोर क्रिएटिव। अगर मैं अपने टारगेट्स को खुद सेट कर रही हूँ तो मुझे पता है कि उन टारगेट्स को अचीव कैसे करना है, तो आई विल डेफिनेटली बी मोर इनोवेटिव एंड मोर क्रिएटिव एंड मोर प्रोडक्टिव। मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर एक स्टैंड, एक स्टांस के ऊपर एक अहमियत का हामिल है, उस प्रोडक्ट को माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज की बात करें, तो हमारी पॉलिसीज जो हैं वो उनको लोग समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। ऑफ कोर्स मैं ऊपर से ही ये बात कर रही हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है जब हम अपने टारगेट्स खुद सेट कर रहे होते हैं तो हमको पता होता है कि हमारे पास कितना बजट है या हमारे पास कितने लोगों का मैन पावर है। तो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, देखिए परफॉर्मेंस के अंदर हम बात करते हैं हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, और जहां पर लैकिंग होती है उस गैप को फिल करना डेवलपमेंट कहलाता है या ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, जहां पर गैप होता है, कहीं पे वीकनेस है, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना इज नोन एज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, देखें बेसिकली हम हमेशा प्रमोट कर रहे होते हैं कि लोगों का एटीट्यूड जो है वो काम की तरफ अच्छा हो, बाय सेटिंग वेरी क्लियर पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स, ताकि हम रूल्स एंड पॉलिसीज जब बन जाते हैं तो किसी को उनको फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड वन रूल इज फॉर ऑल। देन पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन हम बात करते हैं कि देखिए दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने सराउंडिंग के अंदर वेलफेयर को भी का भी ख्याल करें। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू लुक फॉर द सराउंडिंग, फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आगे आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ MBO प्रोसेस। पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करो, फिर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो, फिर
आप कंटिन्यूअस आई रखें कि हम मॉनिटर करें कि भाई हमारी परफॉर्मेंस किस हिसाब से हो रही है। फिर आप परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें और फिर उसके ऊपर फीडबैक दें। सबसे पहले गोल सेट करें ऑर्गेनाइजेशन का, फिर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव सेट करें, फिर परफॉर्मेंस इवेलुएशन करें, फिर मॉनिटर करें। यानी परफॉर्मेंस इवेलुएशन इज एक्चुअली, देखिए थर्ड एंड फोर्थ एक ही चीज है। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस इज परफॉर्मेंस इवेलुएशन, ठीक है। देन आप फीडबैक दें। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तमाम तर बच्चों को ये चीज क्लियर है? और जब आप फीडबैक देते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं? परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हैं। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। कोई कंफ्यूजन बच्चों? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? ठीक है जी। अब ये यहां से ये टॉपिक एक कवर हो गया जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप को साथ जो मैंने क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के लिए शेयर किए उनके अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। प्लीज वो पॉइंट्स जरूर करके जाइएगा। जब मैं तो कहती हूँ कोर्स आउटलाइन करके जाओ पूरी, ठीक है। फिर हमने थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की बात की थी। ट्रेड थ्योरीज के अंदर हमने 3 ट्रेड्स बताए थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। स्टाइल्स भी हमने बताए थे, सेलिंग, टेलिंग एंड कंटिजेंसी थ्योरी भी हमने बताई थी कि भाई हर सिचुएशन के अंदर चीजें जो है वो डिफरेंट जो है वो सही होती हैं, ठीक है। वो एक एक स्टाइल हम नहीं कह सकते कि यही ऑटोक्रेटिक स्टाइल ही हमेशा सही होगा, नो। अब क्या होता है, कहीं कहीं पे आपको डेमोक्रेटिक लगाना पड़ता है, कहीं कहीं पे आपको दूसरा स्टाइल लगाना पड़ता है। फिर हमने मैक जॉर्जर्स की थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी पढ़ी थी। फिर कर्ट लिविन का हमने अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर की बात की थी। ये सारी वही चीजें रिपीट हो रही हैं। फिर टेनम बियोम का या और स्किमिट का हमने टेल सेल्स, जो मैंने आपको कहा था कि ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन्ड है आपके बीएम, एक्चुअली ये इन्होंने यहाँ से ये सारी थ्योरीज बीएमबीएस के चैप्टर 4 की कॉपी की हुई है, सीए की किताब, ठीक है। फिर ये पूरा, ये जो उसका पूरा ग्राफ है ये वहां से लिया हुआ है। और फिर ब्लेक मोटन का जो ग्रिड है वो भी इन्होंने, ये जो कल मैंने आपको 5-5 1 इम्प्रोविस्ड, कंट्री क्लब, ऑप्टिमम वाला लेवल, ये सारी बातें, ये वही हेडिंग पूरी यहीं से चल रही है, ठीक है। तो सेम चीजें हैं। जॉन अडायर की थ्योरी कल हमने नहीं की थी, ये यहां देख लीजिए। जॉन अडायर की थ्योरी होती है, अडायर की थ्योरी होती है 3 सर्कल थ्योरी। 3 सर्कल थ्योरी हमने ये बात की थी कि टास्क, ग्रुप एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल खुश होगा तो वो ग्रुप वर्क अच्छा करेगा, वो ग्रुप वर्क अच्छा करेगा तो टास्क अचीव होगा। इसको हम कहते हैं अडायर की 3 सर्कल थ्योरी। फिर फेल्डर, हमने कंटिजेंसी मॉडल कल चेक कर लिया था। हर्शे ब्लैंकार्ट की हमने सिचुएशन वाली बात कर ली थी कि टास्क के ऊपर डिपेंड करेगा। और हमने ये टेल, सेल्स, ये सारे हमने स्टाइल्स कल किए थे। थोड़े से वर्डिंग के अंदर चेंज है, लेकिन जो वर्डिंग आपने वहां पे की है वही कर लीजिएगा, यहां से नहीं कीजिएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। आपने जितनी थ्योरीज कल मोटिवेशन एंड लीडर की है वो स्लाइड पे से मोर देन एनफ है। सिर्फ जो मैं आपको बोला है मैंने डेलीगेशन, एमबीओ, वो यहां से कर लीजिएगा, डेलीगेशन की हेडिंग एंड एमबीओ की हेडिंग। बाकी सारी थ्योरीज वहां पर मोर देन एनफ है। तो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट के पास कोई सवाल है तो बेटा प्लीज चैट स्क्रीन पे कर लीजिए। कोई सवाल? ओके, देयर इज वन क्वेश्चन। नो मिस, कोई सवाल नहीं। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज देखिए, मैंने आज का अपना काम कर दिया है, ठीक है। मैंने आज का अपना काम कर दिया है, तो प्लीज अगर किसी स्टूडेंट को, जो मैंने 2 हेडिंग्स वहां देखी थी वो मैंने रिपीट कर दी हैं, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स का भी चैप्टर मैं करा दूंगी, लेकिन मैं इसके अलावा एक चीज, क्योंकि आज मैंने Q&A सेशन रखा था, आपके पास अगर कोई भी MCQs है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं उसका आंसर, कोई सवाल है, कोई डिस्क्रिप्टिव चीज है तो बेटा पूछ लीजिए।
क्योंकि आपके पास तकरीबन समझ लीजिए कि घंटा 1.5 घंटा है इस लास्ट के सेशन में खत्म होने में, तो मेरी एक्सप्लेनेशन हैज एंडेड। मैंने आपको लेक्चर्स कवर करा दिए, जो टॉपिक्स थे जो मुझे वहां पर मिसिंग लग रहे थे वो मैंने आपके इस बुक से कवर करवा दिया आपको। तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। नूर फातिमा, अच्छा, टू आंसर यू, क्लासिकल थ्योरीज के अंदर बेटा क्लासिकल थ्योरीज किस मैं ये बुक बंद कर रही हूँ और मैं अपने रिफ्रेशर वाले मटेरियल पे जा रही हूँ। वेट, वन बाय वन, पहले मैं एक एक का जवाब दे दूं, पहले रुक जाए, मैं रिफ्रेशर का मटेरियल ओपन कर लूं। एक मिनट बेटा, अजान के बाद थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। जस्ट अ मिनट मिस, बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के लिए गाइड कर दें। बिल्कुल मैं कर दूंगी। ग्रेट कल्चर शुड प्रोवाइड कंटिन्यूअस अलाइनमेंट टू विजन, पर्पस एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस ब्रीफली। बिल्कुल 2 मिनट दे दीजिए, ये अजान खत्म हो जाए, आई एम टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है।
जी बच्चों, अच्छा जी, सबसे पहले नूर फातिमा का सवाल मेरे पास आया है कि क्लासिकल थ्योरीज क्या हैं। तो नूर फातिमा बेटा, क्लासिकल थ्योरीज के अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ थ्योरीज हैं, जिनके अंदर जो एक चार्ट बना हुआ है, इफ यू सी। अब ये कौन से चैप्टर से कर रहे हो तुम लोग, प्लीज चैप्टर मुझे बताते जाना ताकि मेरे लिए स्लाइड खोलना जो है वो आसान हो जाए। क्लासिकल थ्योरीज आई बिलीव कि ये सेकंड चैप्टर के अंदर है, जहां पर हमारे पास फेयोल और ये सारे आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरीज आ रही हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मुझे याद आ रहा है। यस, ये वाली जो स्लाइड है इसको समझो बेटा। और थोड़ा सा जो सवाल है इस पे मुझे थोड़ी हैरत हो रही है कि कोर्स खत्म होने के बाद ये अगर सवाल आ रहा है। तो यहाँ देखिए, क्लासिकल थ्योरीज आपको, ये दीज आर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। अर्ली मैनेजमेंट बेसिकली पहले हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ था, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आया, फिर मैनेजमेंट इस तरह से फॉर्म हुई है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मैनेजमेंट थ्योरीज हैव फॉर्म्ड एंड इवॉल्व्ड। तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर, हेडिंग के अंदर कुछ आपके पास थ्योरीज हैं। अगर आप मुझे पेज नंबर बता दें तो बड़ा आसानी हो जाएगी कि मैं उसको डायरेक्ट खोल लूं, स्लाइड को या टॉपिक को। आई एम टॉकिंग टू नूर फातिमा हियर। मिस बस थोड़ा डिस्क्रिप्टिव के लिए गाइड कर दें, वो देखते हैं, अभी बात करते हैं। आरिश, अभी तुम अपने क्वेश्चन को ये वाले डिस्क्रिप्टिव वाले करो ना, बिल्कुल आखिर में पूछना, ठीक है। अब मेरे पास एक बच्चे का सवाल है। द क्वेश्चन इज, great culture should provide continuous alignment to vision, purpose and goals of the organization. Discuss briefly. अच्छा, सबसे पहले कल्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हाउ पीपल बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अलाइनमेंट होना, अलाइनमेंट का मतलब एवरीबडी मूविंग इन वन डायरेक्शन, everybody striving for one purpose, everybody is having one vision is very important, ताकि सारे डिपार्टमेंट्स जब एक डायरेक्शन के अंदर एक पर्पस को अचीव करने के लिए एक फ्यूचर ओरिएंटेशन की तरफ काम करेंगे विद एन अलाइनमेंट, तो ही ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर कर सकेगी। अदरवाइज अगर अलाइनमेंट नहीं होगी तो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग गोल्स के लिए काम करेंगे, और अलग अलग गोल्स के लिए काम करते हुए सारे डिपार्टमेंट में आपस में कोई यूनिटी नहीं होगी, कोहेसिवनेस नहीं होगा। तो जब डिपार्टमेंट्स में ही यूनिटी नहीं होगी तो इंडिविजुअल्स के बीच में भी फिर यूनिटी नहीं होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, और फिर मैनेजमेंट उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकेगी और ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिट को या अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकेगी। दिस इज द क्वेश्चन फॉर मोहम्मद अहमद। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू मोहम्मद अहमद? ओके, अच्छा। और नूर फातिमा, तुम्हारे लिए अगर मैं ये एक बात बोलूं कि देखो क्लासिकल थ्योरी को तुम किस तरह से डिफाइन कर सकती हो, तो अगर तुम डेफिनेशन पूछी थी क्लासिकल थ्योरी का, तो देर आर मेनी थ्योरीज जहां पर हमने हाउ टू ऑर्गेनाइज पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, जिसके अंदर हेनरी फेयोल के 14 पॉइंट्स क्लासिकल थ्योरी के मेन प्रिंसिपल्स हैं। हेनरी फ्यूल के 14 पॉइंट्स आर क्लासिकल थ्योरीज के मेन प्रिंसिपल्स। टू आंसर यू, हेनरी फ्यूल के जो 14 पॉइंट्स है वो क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, चेन ऑफ कमांड, ये सारी चीजें जो थी, एस्पेक्ट कॉप्स, ये सारे आज भी मैंने कवर कराए। ये सारे हेनरी फ्यूल की जो थ्योरी थी, दैट वाज क्लासिकल थ्योरी, कि किसी भी मैनेजमेंट को कैसे काम करना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? इज माय थिंक क्लियर? ओके, और पूछो बेटा, कोई और सवाल है? अच्छा, अब आते हैं आरिश की तरफ। आरिश, डे 1 से मैं तुम लोगों को ये आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा
कि तुम्हें कोर्स आउटलाइन के ऊपर जितने वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मालूम होने चाहिए। कोर्स आउटलाइन से हटके डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, कभी ना आया है ना आएगा। क्लियर हो गया? कोर्स आउटलाइन सामने रखो, उसके एक एक चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, मोहम्मद अहमद का सवाल आ गया है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हैव ऑफन बीन मिस्टेकन एज द सेम थिंग बट इन एसेंस दे आर वेरी डिफरेंट। ओके, नाउ अगर बात की जाए कि सी दोनों को एक ले रहे होते हैं बिकॉज दोनों का आउटकम सेम होता है, गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स, बट दोनों के मैनेजमेंट स्टाइल, दोनों के अंदर काम करने का तरीकेकार, बिहेवियर का डिफरेंस आ जाता है। लीडर्स आर विजनरी। आज मैंने तुम्हें पूरा एक चार्ट कराया जहां पे मैंने तुम्हें बताया है कि लीडर एंड मैनेजमेंट में क्या फर्क है, वो पॉइंट्स भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। बट दोनों का आउटकम किस लिए होता है? इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। दोनों का टास्क या दोनों का जो पर्पस होता है वो यही होता है, लीडर का भी और मैनेजमेंट का, कि जो टास्क है, पर्पस है, वो हम अचीव करें, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो दोनों का आउटकम सेम हो रहा था, इसलिए वी आर एट टाइम्स मिस्टेकन के बोथ आर द सेम थिंग, बट दोनों के अंदर काम करने के तरीकेकार, मेथोडोलॉजीज में बहुत फर्क है। लीडर्स आर ट्रांसफॉर्मेशनल वेयर एज मैनेजर्स आर ट्रांजैक्शनल। वो ऑर्डर देते हैं, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट। दे डोंट गिव यू डायरेक्शन, दे डोंट हेल्प यू। लीडर्स इन्फ्लुएंस यू। Is it clear, Muhammad Ahmed? Leaders are visionary, whereas managers are, mindful. बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आज वो जो कंपैरिजन वाला चार्ट है, पहले 2 लाइन की डेफिनेशन लिख देना कि भाई बात क्या करना चाह रहे हो। लीडरशिप को डिफाइन कर दो, मैनेजमेंट को डिफाइन कर दो। दोनों का काम होता है पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करना, इसलिए आउटकम सेम होता है, पर्पस सेम है, इसलिए हम कहते हैं मिस्टेकनली कि भाई एक ही चीज है। नहीं, दोनों के काम करने के तरीके में बहुत फर्क है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है? कहीं पे मैनेजमेंट के अंदर जानबूझ के लोगों को लीडरशिप स्टाइल लेना पड़ता है और कहीं पे जानबूझ के लोगों को मैनेजर बनना पड़ता है, बीइंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। इज इट क्लियर? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव? कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है, देखो कल्चर का मतलब है हाउ पीपल बिहेव, एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। Diversification, people belong to different language, they speak different language, they eat, they dress differently, they have different religion, they can have different political views, they have different knowledge skills. These are all cultural diversification. They belong to different income group, they belong to different genders. This is all cultural diversification. ठीक है? मोहम्मद अहमद, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट कल हमने किया है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। टक्समैन के टीम डेवलपमेंट स्टेजेस, और ये आपके ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस भी इसी नाम से आएंगे। स्टेजेस और टीम या ग्रुप की बात हो रही तो समझ जाना टक्समैन के स्टेजेस की बात हो रही है। आई होप आई एम क्लियर। नूर फातिमा, इज इट क्लियर? कल्चरल डाइवर्सिटी। एनी अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई सवाल नहीं है बेटा तुम लोगों के पास? अच्छा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान ध्यान में रखिएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सीएसआर एक्टिविटी कहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई अपने गुडविल के लिए, मार्केट के अंदर मेंटेन रहने के लिए, सोसाइटी के अंदर अपना एक रेपुटेशन कायम रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, मोहम्मद अहमद ने किया है, डिस्क्राइब द 4 कोर ऑफ फंक्शंस दैट एवरी मैनेजर नीड्स टू फुलफिल। POLC, दिस इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अहमद साहब कैसे कैसे सवाल लेके आ रहे हो, सीधा सीधा सा जवाब है सारे सवालों का। स्टेजेस भी बिल्कुल सीधे सीधे, वो 5 की 5 हेडिंग थी और यहाँ पे भी चारों जो वही हेडिंग है। आगे बोलो।
कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आओ तुम लोग, जल्दी जल्दी। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में मैक्स वेबर की अथॉरिटी की टाइप्स आ सकती हैं? नो। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के अंदर आपके पास ये डिपेंड करता है किस चीज की सवाल क्या पूछा है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के अंदर वो रिवॉर्ड पावर वाली अथॉरिटी के हिसाब से सवाल कर रहे हैं वो, या आपसे वो अथॉरिटी के स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल्स पूछ रहे हैं, लिकर्ट की कोई बात बोली है, तो ये डिपेंड करता है। मैक्स वेबर हैज नथिंग टू डू विद अथॉरिटी। नूर फातिमा। अच्छा, आरिश से सवाल किया है। आरिश ये क्या वर्ड लिखा है, रुको तुम, लेट मी जस्ट एक मिनट गूगल कर लेना तो भाई साहब। पैरो चियालिज्म मीनिंग, वेट, नैरो आउटलुक, नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच रखना, छोटा सोचना, नैरो माइंडेड होना। आरिश व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन वाज दैट? कांट यू गूगल इट? सिर्फ ये विकैबुलरी का एक वर्ड है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद अहमद, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज? ओके। अच्छा देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। पेस्टल लगा दो, ठीक है अहमद। आरिश ठीक है बेटा? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा चलो बेटा, कोई और सवाल है तो कर लो। यस, द डिसीजन मेड बाय मैनेजर्स यूजुअली फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन सी फॉलोइंग कैटेगरीज है बेटा? व्हाट आर द ऑप्शंस? मोहम्मद अहमद, क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं है, फॉलोइंग बताओ क्या लिखा हुआ है। वेट, ओके श्योर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स इम्पोज करना गवर्नमेंट का काम होता है, तो वो इंटरवीन करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई इतना टैक्स पे करो, ये सब्सिडीज हम हटा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर से, एंड ऑल दीज थिंग्स आर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, यानी मदाखलत करना। ऑर्गेनाइजेशन के कामों में गवर्नमेंट मदाखलत करती है। अच्छा, अब ये इनका सवाल कंप्लीट आ गया। द डिसीजन मेड बाय मैनेजर्स यूजुअली फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड, रैशनल एंड इरैशनल, स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल। ओके, डिसीजन मेड बाय मैनेजर्स usually fall into one of the following category, programmed and non programmed। अच्छा, यहाँ पर डिसीजन जो थे वो दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर डिसीजन के अंदर हमने प्रोग्राम्ड एंड अनप्रोग्राम्ड पढ़े थे, तो प्रोग्राम्ड वाले और नॉन प्रोग्राम, ठीक है, वहां से आ रहा है। रैशनल एंड इरैशनल तो नहीं है ऑप्शन, स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक भी नहीं है, स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल। अच्छा मोहम्मद अहमद, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। देखो सच्ची बात है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल होना चाहिए, बट टैक्टिकल पीपल, क्यों, वाई स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल होना चाहिए? तुम्हारे पास जो वो पिरामिड लिखा हुआ है ना, उस पिरामिड के अंदर मैनेजर लेवल जो स्टार्ट हो रहा है वो ह्यूमन से हो रहा है, जिसके पास टैक्टिकल होना चाहिए एंड स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मॉक का एमसीक्यूज है, तो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल, राइट। ओके, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड, व्हाई? नाउ लिसन टू मी। ये इन्होंने पिक किया है
जो हमने डिसीजन मेकिंग का चैप्टर, और डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में जब ऑल्टरनेट्स के दरमियान हमको पिक करना होता है तो वहां पर आपको प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड का ऑप्शन दिया हुआ था। लेकिन अगर आप सिर्फ एफओएम पूरे कोर्स के हवाले से बात करें तो मैनेजर्स का लेवल जो है उनके पास ये दो चीजें होनी चाहिए, ये दो स्किल्स होने चाहिए टू मेक द डिसीजन। स्ट्रेटेजिक को कॉन्सेप्चुअल कहते हैं और टैक्टिकल मिड मैनेजर लेवल को। ये हमने स्टीफन पी रॉबिन्स की स्लाइड में पढ़ा है, इफ यू सी। ठीक है, तो ऊपर या तो क्वेश्चन के अंदर कोई एक आख पॉइंट डिसीजन मेकिंग इज द कंसर्न, तो फिर डिसीजन मेकिंग में आपका प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू अहमद? ओके, गुड। एनीवन एल्स? contingency approach, if then, plan A, plan B. ऑल्टरनेट्स पिक के दरमियान में से बेस्ट डिसीजन पिक करना। ठीक है, एनीवन एल्स? क्रॉस कल्चर लीडरशिप मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग डिफरेंट होते हैं, कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, तो लीडर कौन से स्टाइल को पिक करे तो उस कल्चर को जानना, उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी हो जाती है। तो दिस इज नूर फातिमा टू आंसर योर क्वेश्चन। एनीवन एल्स? The process by which people try to manage or control the perceptions formed by other people about themselves is called. The process by which people try to manage or control the perceptions formed by other people about themselves, यानी अपने बारे में दूसरों का ओपिनियन। ठीक है, परसेप्चुअल मैनेजमेंट, इंप्रेशन मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, परसेप्चुअल ग्रुपिंग, इंप्रेशन मैनेजमेंट। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मोहम्मद अहमद। ओके, ये बता बेटा, ये वो है, ये वर्ड मीनिंग है, इंप्रेशन की मीनिंग है। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज बेटा स्लाइड पे डालिए। आई विल आंसर यू राइट हियर। बच्चों आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कीजिए, आई विल बी राइट बैक इन अ मिनट।
जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया मजीद? ठीक है जी। अगर इफ यू गाइज आर डन, देख लो। अच्छा, एक और सवाल आ गया है। एक सवाल और क्या है? इन अ masculine culture, men are viewed as weak, marginal and ineffective. ओके, इसके इसका क्या मतलब, क्वेश्चन क्या है बेटा? ये तो एक स्टेटमेंट है। इसका कोई स्टेटमेंट है? इसके अंदर कोई चीज? ट्रू और फॉल्स? यहाँ पे assertive, oriented to material state and strong. इसके नीचे ऑप्शन ट्रू या फॉल्स होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। In a masculine culture, men are viewed as weak, marginal and ineffective, assertive oriented to material state and strong. बेसिकली ये वाला ऑप्शन, जो आपने ये वाला वर्ड यूज किया है, assertive oriented and material state and strong. viewed as के बाद कोलन आएगा। पहला वाला ऑप्शन वीक, मार्जिनल, इनइफेक्टिव है। दूसरा ऑप्शन जो है वो असर्टिव है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इफ अगर मुझे क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है जो आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं अहमद। क्या लिख रहे हो बेटा? सक्सेस है मिस, स्टेट नहीं। ओके, assertive oriented, assertive oriented to material success and strong. दैट्स ओके, मटेरियल स्टेट हो या सक्सेस हो, इट्स द सेम थिंग ना, बात तो वही, मटेरियल सक्सेस। ठीक है, इट्स ओके। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट? तुमने ये दो ऑप्शंस लिखे हैं ना बेटा? जी, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोई और सवाल है तो प्लीज लिखिए चैट स्क्रीन पे। Anyone else who is having any other question, please ask me. एक सवाल और आ गया है। Existential or person culture is shaped by dash: output, interest of individual, one individual, rationality and rules. इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट ऑप्शन है। गुड बेटा, ये खाली मीनिंग, वर्ड मीनिंग चल रहे हैं। ये तुम जो मुझे दे रहे हो ना, ये वर्ड मीनिंग चल रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आप थोड़ा सा अगर गूगल भी कर लोगे तो दिस विल बी एबल, यू विल बी एबल टू हेल्प योर ओन सेल्फ। ठीक है, ये सिर्फ मीनिंग्स हैं। हाँ, लेकिन दिस इज लाइक, इसके लिए आपकी इंग्लिश क्वेश्चन को समझना इज अ मस्ट, मैंडेटरी थिंग जो है वो, ये वाली एक बात आ जाती है कि विकैप का काम है। ठीक है, अच्छा जी। ओके, सो आई विश यू ऑल गुड लक। मैनेजमेंट सिस्टम में क्लोज एंड ओपन सिस्टम। नूर फातिमा, क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ओपन सिस्टम के अंदर अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्क पड़ता है। नूर फातिमा, आप तकरीबन वही क्वेश्चंस कर रहे हो जो हमने क्लास के अंदर लेक्चर्स के दौरान काफी दफा रिपीट किया है, बट एनीवेज टू आंसर योर क्वेश्चन।
कोई और सवाल बच्चों? कौन से लेक्चर मिल जाएंगे बेटा? अहमद ये पोर्टल पे होने चाहिए, तुम लोग के लिए तो रिकॉर्ड करवाए हैं, ये पोर्टल पे इन्होंने यकीनन डाले हुए होंगे रिफ्रेशर के हेडिंग के अंदर। और मजेदार बात है, मेरे पोर्टल के ऊपर तो लेक्चर ही टोटल एफओएम के मेरे हैं। आज का भी मिल जाएगा आपको, यकीनन ये पोर्टल के ऊपर डालेंगे इसको भी। ठीक है, और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज यू हैव माई नंबर। लेकिन बात वही आ जाती है बेटा, क्योंकि आई एम सो मच ऑक्यूपाइड। अभी यकीन करो, तुम लोग के ये जो टाइम जो निकाला है मैंने स्लॉट, ये मुझे पता है मैंने कैसे निकाला है, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद 2-3 डिफरेंट प्लेसेस। तो हर चीज का बहुत बर्डन आया हुआ है, तो आई वोंट बी एबल टू आंसर एनी वन ऑन वन व्हाट्सएप थिंग। इसलिए ये मैंने Q&A सेशन रखा था, ताकि आज का काम यही निमट जाए। ठीक है, हाँ, जो मैंने आपसे डाटा शेयर करना था, जो आपसे मुझसे मटेरियल शेयर करना था, वो मैंने आपको वन ऑन वन शेयर कर दिया था पहली क्लास में ही। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन तो प्लीज अभी पूछ लो। कोशिश कीजिएगा मुझे टेक्स्ट मैसेजेस ना करें। anyone who is having any question, कोई टॉपिक कुछ भी है तो बेटा यू हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम लेफ्ट, पूछ लो मुझसे। कंटेंट मेरी तरफ से कवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। कल नहीं मुलाकात होगी, अब तो खत्म। यस सॉरी, आज तो लास्ट है आप लोगों का। हाँ, जो आपने डिस्क्रिप्टिव के लिए दिए हैं वो याद कर लें। अच्छा बेटा, ये कैसे सवाल कर रहे हो? जो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्टिव के लिए दिए हैं वो मेरे पास भी इसी तरह से जो स्टूडेंट्स पेपर में बैठ रहे होते हैं वो मुझे चीजें बताते हैं, वो मैं कंपाइल करती हूँ। ठीक है, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि ये किसी एक बच्चे के पेपर में आए होंगे, कोई जरूरी नहीं कि वही पेपर तुम्हारा भी आए। ठीक है, सो मैंने तुम्हें क्या, मैं बार बार फिर वही वाली बात बोल रही हूँ, आरिश भी मुझसे यही बोल रहा है, अहमद तुम भी मुझसे यही बोल रहे हो। देखो बेटा, तुम्हारे पास कोर्स आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन के अंदर जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो सबके मीनिंग तुम्हें पता होने चाहिए। अगर उसके ऊपर कहीं से भी सवाल आता है, 5 नंबर का, 4 नंबर का, कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, यू हैव टू डू इट। यू शुड बी एबल टू डू इट एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स। तैयारी इतनी अच्छी रखो। कोर्स आउटलाइन is what is important for your descriptive as well as again MCQs। कॉन्सेप्ट देखो, तुम मुझसे जो सवाल कर रहे हो मैं तुम्हें कैसे जवाब दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इवन एक के अंदर वो प्रॉब्लम आया था तो डिसीजन का वर्ड था, तो ऊपर मुझे लग रहा था वो प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड भी हो सकता है। वाई? क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अंदर उन्होंने दो आपको टाइप्स दिए हैं। तो गेटिंग द पॉइंट। लेकिन अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो वो टैक्टिकल वाला और स्ट्रेटेजिक वाला था ऑप्शन। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विथ द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चले बच्चों, ठीक है फिर इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह ताला फिर कभी कहीं मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। कोई और सवाल है नूर फातिमा या किसी और बच्चे का तो प्लीज कर लो, ताकि फिर हम ये क्लास को वाइंड अप करें, खत्म करें। ठीक है, आई गेस कोई सवाल नहीं रह गया। नूर फातिमा तो शायद मुझे नजर भी नहीं आ रही। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, माय प्लेजर, वेलकम।